हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना आपके पास, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 पैरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। आज हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करने वाले हैं। चैप्टर एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पर। तो 14 क्वेश्चन है, शो दैट द एरिया ऑफ द काइट इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। शो दिस यूजिंग एल्जेब्रा एंड यूजिंग ज्योमेट्री। आपको ये शो करना है कि जो एरिया ऑफ द काइट है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब d1 इंटू d2। पर आपको इसे दो तरीके से सॉल्व करना है, शो करना है, एल्जेब्रा के थ्रू भी और ज्योमेट्री के थ्रू भी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 को। सबसे पहली बात ना, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक काइट बना ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर काइट का ही जो एरिया है उसको ही शो करना है। इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, आपको पता है, एक लॉन्गर होता है और एक शॉर्टर होता है। मैंने दोनों बना लिए यहाँ पर। इसको मैंने नाम भी दे दिया ए बी सी और डी। यहाँ लिख दिया मैंने, लेट ए बी सी डी बी या काइट। मैंने माना कि ये काइट है, इसमें दो डायगोनल है, तो लेट लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल, जो बड़े वाला डायगोनल है जिसको हमने ए सी माना है, लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल उसको मैं d1 मान लेती हूँ। एंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल जो कि bd है, लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल, इसको मैंने क्या मान लिया, d2 मान लिया। ठीक है। काइट की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहां लिख देंगे जो प्रॉपर्टी है इसकी, पहले डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो बड़े वाला डायगोनल होता है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। एंड लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। तो इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस पॉइंट को कुछ भी नाम ले सकते हो आप। मैंने इसको ई नाम ले लिया, तो इसका मतलब जो बी ई है वो ई डी के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स बीई जो है वो इक्वल हो गया किसके, ई डी के, क्योंकि वो बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बराबर पार्ट में बांट रहे हैं। नाउ अब आप देख रहे हो कि इस काइट के अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल लेफ्ट साइड पे बन रहा है और एक ट्राइंगल राइट साइड पे, जैसे कि ये वाला पूरा ए बी सी, एक ट्राइंगल ये है और एक ए डी सी बन रहा है। तो मैं दोनों का एरिया निकाल लेती हूँ। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख दो सीधा। तो वो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब ध्यान से देखो बेस और हाइट क्या क्या है। बेस तो मेरा ए सी हो जाएगा, हाइट मेरे पास बी ई हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने बेस को लिख दिया अपना ए सी और हाइट को लिख दिया अपना बी ई। और एक और चीज़ देखो, जो बी ई और जो ई डी है ये बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये बी डी के हाफ है। इसका मतलब ये D2 के हाफ है, क्योंकि BD मेरा क्या था, यहाँ पर D2 है, हमने ऊपर ही लेट किया हुआ है। ठीक है। AC जो है वो मेरा D1 है, तो उसको D1 लिख दिया। BE को मैंने लिख दिया यहाँ पर D2 अपॉन में 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि BE और ED जो है वो क्या है, D2 अपॉन 2 के बराबर है। तो यहाँ से आगे मेरा 1/4 D1 इंटू में D2। ये एक साइड का एरिया आ गया ट्राइंगल का। दूसरी साइड भी एक ट्राइंगल बनना है ACD, उसका एरिया निकालते हैं चलो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब अगर आप इसमें देखो तो जो इसका बेस है वो तो ए सी दिख रहा है आपको, ये ना, और जो इसकी हाइट है वो ई डी है, ई डी है ना, और ई डी भी D2 अपॉन 2 ही है, यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है, तो सेम ही आ जाएगा। तो हाफ इंटू में ए सी इंटू में आ जाएगा यहाँ पर बी सी। चलो पहले ऐसा करो, ई डी लिख दो, अगले स्टेप में लिख देंगे AC की जगह D1 और ED की जगह D2 अपॉन में 2। तो ये भी आ गया मेरे पास 1/4 D1 इंटू में D2। अब दोनों को एरिया को जोड़ दोगे तो एरिया ऑफ काइट आ जाएगा। नाउ
एरिया ऑफ काइट ए बी सी डी, वो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो 1/4 इंटू में D1 इंटू में D2 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1/4 इंटू में D1 इंटू में D2 हो गया। यहाँ से मैंने 1/4 कॉमन ले लिया तो D1 इंटू में D2 बचा 1/4। अच्छा एक सेकेंड, कॉमन नहीं, आप D1 और D2 को कॉमन ले सकते हो ना, क्योंकि 1/4 तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो D1 इंटू D2, यहाँ आ गया 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा D1 इंटू D2 इंटू में 2/4, कट कर दो तो 1/2 आ गया ना एरिया। हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। हैंस प्रूव्ड। ये तो आपने एल्जेब्रिकली प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ काइट जो है वो आपका निकल के आ गया। इसके साथ साथ आपको ज्योमेट्री का यूज़ भी करना है, मतलब फिगर प्रॉपर से ड्रॉ करके दोबारा से उसे ज्योमेट्रिकली भी प्रूव करना है। अब हम यहाँ पर दोबारा से अपनी काइट को ड्रॉ करते हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो ये मैंने अपनी काइट बना ली, इसको मैंने दोबारा नाम दे दिया ABCD। देखो फॉर्मूला हमें सेम प्रूफ करना है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये डायगोनल्स बनाए, एक लॉन्गर एक शॉर्टर। आपको अभी हम ऊपर प्रॉपर्टी करके आए हैं कि परपेंडिकुलर होते हैं और लॉन्गर वाला शॉर्टर को बाइसेक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया द डायगोनल AC एंड BD मीट एट O। इस O पॉइंट पे ये आके मिल रहे हैं। एंड डिवाइड द काइट इंटू 4 राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, 4 राइट एंगल ट्राइंगल में इनको डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर सब जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए 4 राइट ट्राइंगल्स में ये डिवाइड हो गई है। क्या क्या नाम है, ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD। ये 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं। डायगोनल आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट करता है लाइन को। तो जो एरिया ऑफ काइट आप निकालोगे यहां से, वो क्या हो जाएगा, इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया तो हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC लिखो या COB लिखो, बात एक ही है, देन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि हर एक ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनका एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर आप यहां पर देखो तो एरिया ऑफ काइट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में मैंने लगाया हाफ बेस इनटू हाइट, इसका बेस और हाइट AOB में देखो तो इसका जो हाइट होगा AO हो जाएगा, बेस हो जाएगा BO। तो यहां पर लिख दिया मैंने OA इंटू में OB प्लस हाफ दूसरे वाले ट्राइंगल AOD में देखो तो OD और OA हो जाएगा, प्लस हाफ COB में देखो COB OB और OC हो जाएगा, बेस और हाइट OB इंटू में OC, प्लस इस वाले में देखो COD में तो OD और OC हो जाएगा, OC इंटू में OD। ठीक है, अब आप यहां से क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर लो इनकी। मतलब ग्रुपिंग कैसे करोगे, अगर आप इन दोनों में देखो तो OB और OD मिल सकता है, तो मैंने क्या किया, हाफ OA एक साथ ले लिया और यहां पर इनमें कॉमन ले लिया OB और OD आ गया। सिमिलरली इन दोनों में हाफ OC यहां कर दिया, यहां पर आ गया OB
प्लस OD। ठीक है, अब OB और OD को मिलाओगे तो BD बन रहा है, अपनी फिगर में आप देख सकते हो बन रहा है ना BD। तो हाफ, अब इन दोनों को आपने एक साथ ले लिया, मतलब जो ब्रैकेट वाला है, देखो ध्यान से समझो, ये और ये सेम है तो इसे एक बार लिख दिया, और यहां पर मैंने हाफ OA प्लस डाल के यहां पर मैंने लिख दिया हाफ OC। ठीक है, अब ये तो मेरा BD बन गया, यहां से हाफ कॉमन आ गया, तो बचा OA प्लस OC। OA और OC को मिलाओगे तो मेरे पास AC आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा एरिया ऑफ काइट निकल गया, वो क्या निकला, हाफ इंटू में AC इंटू में BD। और AC और BD क्या थे आपके पास, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये आपके पास डायगोनल्स है, तो आ तो गया हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो ये आपने क्या किया, ज्योमेट्रिकली प्रूव किया है। और जो ऊपर वाला पार्ट किया था आपने, फर्स्ट पार्ट, ये अलजेब्रा से प्रूव किया था। क्लियर हो गया क्वेश्चन पूरा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास यहाँ पर, इसमें आपसे कह रहा है 3 प्रॉब्लम्स अबाउट फिटिंग कॉन्ग्रुएंट शेप्स टुगेदर। आपको यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, मतलब 3 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 है आपके पास, रेक्टेंगल ABCD हैज साइड AB एंड रेक्टेंगल PQRS हैज साइड 2A 2B। आपके पास यहाँ 2 रेक्टेंगल है, एक ABCD और एक PQRS है, दोनों की साइड्स आपको गिवन है। आपसे क्या कह रहे हैं, शो दैट द PQRS हैज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ABCD। आपको ये शो करना है कि जो PQRS का एरिया है वो 4 गुना है ABCD के एरिया से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा के आप इजीली से निकाल सकते हो। उसके साथ एक और चीज़ पूछ रहा है, डज दिस मीन्स दैट 4 कॉपी ऑफ रेक्टेंगल्स ABCD विल फिट इनटू रेक्टेंगल PQRS। तो जब आप उसका एरिया निकाल लोगे और ये प्रूव कर दोगे कि जो PQRS का एरिया है वो 4 गुना है ABCD के एरिया से, उसके बाद आपको ये बताना है क्या रेक्टेंगल ABCD की 4 कॉपी बहुत ईजिली PQRS के अंदर फिट हो जाएंगी। और आपको ये ऐसा फिट करके एक एक्टिविटी करके देखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, L इंटू बी होता है वो उसका फॉर्मूला, तो इसका मतलब A इंटू में B हो जाएगा जो कि AB आ जाएगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS निकाल लिया, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ 2A और 2B है, तो इसका मतलब वो 4AB हो जाएगा। अब देखो 4AB की जगह पर मैं यहाँ लिख सकती हूँ AB की जगह, इस AB की जगह लिख रही हूँ मैं यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD ही आपके पास A इंटू B आया है ये ना। तो इसका मतलब यहाँ ये प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS जो है वो 4 गुना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD के। ये तो प्रूव हो गया। अब वो बोल रहा था क्या वो 4 कॉपीज फिट हो जाएंगी, तो यस 4 कॉपीज ऑफ ABCD विल फिट परफेक्टली, क्योंकि उसका एरिया उसके 4 गुना है ना, तो ऑब्वियसली बात है वो फिट होगी होगी परफेक्टली इनटू PQRS। ठीक है, आपको इसको बना के मतलब चेक करना है तो आप नॉर्मली ऐसे बना सकते हो जैसे फ्री हैंड से, बाकी आप घर पे ये एक्टिविटी करके चेक कर सकते हो। यहाँ आपने ABCD ले लिया, ठीक है, ये A आपकी, ये B है। अब जो आप PQRS बनाओ ना वो थोड़ा सा बड़ा बनाना, क्योंकि वो इसका 4, इसके अंदर 4 वो फिट होंगे, तो फिर आप उसी अकॉर्डिंग तो बनाओगे ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया PQR और S, तो ये आपके पास 2A आ गया, ये 2B आ गया। इसमें मैंने क्या किया, ये वाले देखो, ये जो छोटे वाले हैं ये मैंने 4 इसके अंदर फिट कर दिए, ये वाले जो रेक्टेंगल्स हैं ये 4 इसके अंदर फिट हो गए, तो एक ये PQRS बन गया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गई। सेकंड प्रॉब्लम में क्या कह रहा है,
ट्राइंगल, अब ट्राइंगल दे रखा है ABCD, ABC हैज साइड A, B and C एंड PQR हैज साइड 2A, 2B, 2C। अच्छा सेम है, वहाँ रेक्टेंगल था, यहाँ ट्राइंगल दे दिया है। शो दैट ट्राइंगल PQRS हैज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वही शो करना है कि PQR का जो एरिया है वो 4 गुना है ABC के। डज दिस मीन्स दैट 4 कॉपी ऑफ ABC विल फिट इन टू PQRS। तो अगर आप ये शो कर दोगे उसके बाद आपको बताना है क्या ABC की 4 कॉपी PQRS में फिट हो जाएंगी। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल था और अब आपको ट्राइंगल दे दिया है। तो ट्राइंगल के केस में देखो ये तो बताया नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल है या कौन सा ट्राइंगल है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं ट्राइंगल ABC का। इसकी जो साइड्स हैं वो आपके पास क्या है, साइड्स A, B एंड C है। तो हीरोन्स फॉर्मूला अगर आप देखो तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यही रहेगा क्योंकि ABC इसकी साइड है, तो जो ये फॉर्मूला है वही इसका एरिया बन जाएगा। आप यहाँ पर कुछ पुट तो कर नहीं सकते, S की जगह S है, A की जगह A है, B की जगह B और C की जगह C है। ठीक है ना। लेकिन जो आपका दूसरा ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसकी साइड्स अलग है। इसकी साइड्स है यहाँ पर लिख देना, साइड्स आर 2A, 2B एंड 2C है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पर इसका पहले आपको S भी निकालना पड़ेगा। आप सोच रहे हो हमने इसका S क्यों नहीं निकाला, हमने इसलिए नहीं निकाला ना, वहां पर कुछ था ही नहीं, तो क्या करते निकाल के। ठीक है ना। तो अगर मैं इसके S की बात करूं यहाँ पर, फिलहाल के लिए इसे हटा दो, तो वो हो जाएगा मेरे पास 2A प्लस 2B प्लस 2C अपॉन 2। तो 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 हो गया। ठीक है ना। अब अगर आप इसके S की बात करते तो इसका S यही तो था, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, यही था ना। तो इसके इतने पोर्शन की जगह पर आप S लिख सकते हो, तो इसका S आ जाएगा 2S। समझ में आया ट्राइंगल PQR का S कैसे निकाला है हमने, सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला है। क्योंकि उसकी साइड्स मुझे 2A, 2B, 2C दे रखी थी ना, ऊपर वाले का इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसकी साइड ABC थी, तो उसके S को हमने S ही माना है। ठीक है। अब अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो S की जगह 2S रखेंगे, 2S माइनस 2A हो जाएगा, 2S माइनस 2B हो जाएगा और 2S माइनस 2C हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले हो, यहां से ये 2S ऐसे ही रहने दो, तीनों ब्रैकेट से आप क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो। इससे कॉमन ले लिया, सेकंड से भी, थर्ड से भी, तो यहां बचा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C बचा। तो 4 बार 2 है तो 2 बार 2 बाहर निकल के आ गया रूट से, अंदर बचा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये आ गया 4 ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और जो ये वाला आपने अभी किया है, ये आपके पास क्या है, यही आपका एरिया था किसका, ट्राइंगल ABC का, इनटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यही तो प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया है किसका, ट्राइंगल PQR का, वो 4 गुना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। ठीक है ना। अब क्या 4 कॉपी फिट हो जाएंगी इजीली, हाँ तो फिट हो जाएंगी। कैसे, अगर आप यहां पर देखो, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया अपना ABC। अब PQRS थोड़ा सा बड़ा बनाना क्योंकि उसके अंदर इसकी 4 कॉपी फिट करनी है आपको। ठीक है, ये हो गया मेरा PQRS नहीं, PQR सिर्फ, इसमें 4 कॉपी कैसे फिट होंगी, 1 1 2 3 4 हो गई ना फिट। तो आपको लिख देना है यस वी कैन फिट 4 copies of triangle ABC into triangle PQR। क्लियर।
तो ये थी आपके पास सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ थर्ड प्रॉब्लम कह रहे ट्राइंगल ABC हैज साइड ABC एंड PQR हैज साइड 3A 3B 3C। अभी भी ट्राइंगल की बात कर रहा है लेकिन यहाँ पर साइड चेंज कर दिए, 2A 2B 2C की जगह 3A 3B 3C कर दिया। शो दैट द ट्राइंगल PQRS हैज 9 टाइम्स द एरिया। यहाँ भी वही है, शो ही करना है, तो अगेन हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ही शो करेंगे हम यहाँ पर। Does this means that 9 कॉपी ऑफ ट्राइंगल ABC will fit into PQR? तो क्या 9 कॉपी उसके अंदर फिट हो जाएंगी? चेक करते हैं, चलो एक बारी पहले। सबसे पहली बात, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, वही हीरोन्स फॉर्मूले वाला। ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा मेरे पास क्योंकि इसकी साइड ABC है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR पे आ जाओ विद साइड जिसकी साइड 3A 3B एंड 3C है। तो इसका जो S आएगा वो कितना आएगा? 3S आएगा, जैसे भी हमने ऊपर किया, तो इसका S होगा 3S के बराबर। अब इसके एरिया की बात करते हैं। तो 3S ब्रैकेट में 3S माइनस का 3A, 3S माइनस का 3B और 3S माइनस का 3C। मैंने तीनों ब्रैकेट में से 3 को बाहर निकाल लिया, तो 3 3 बाहर आ गए और एक ये ऑलरेडी 3S पहले से ही बाहर था। अब ब्रैकेट में हो गया S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। 3 3 में से 2 3 तो बाहर आ गए, आपके पास अंदर क्या रह गया? एक तो S बच गया और एक S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C है। तो ये आ गया 9। इसकी जगह आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यही आपको प्रूव करना था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है वो 9 गुना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। तो फिट हो पाएंगी कॉपी? तो यस, 9 copies of triangle ABC can be fit into triangle PQR। ठीक है, ड्रॉ कैसे करेंगे? अगर हम यहां पर देखें तो ये वाला मैंने अपना ABC बना लिया, PQR थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी क्योंकि इसमें इसकी 9 कॉपीज को मुझे फिट करना है। ठीक है ना, अब आप क्या करो, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, 2 ट्राइंगल्स आप यहां पर बना सकते हो। ठीक है, और एक ट्राइंगल आप यहां फिट करोगे ऐसे। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ट्राइंगल्स आपके फिट हो चुके हैं ABC वाले इसके अंदर। क्लियर हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। यहाँ पर देखो, इसमें आपको 2 फिगर दे रखी है, दोनों को फिगर जो है वो क्वेश्चन 16 की है। आपसे फर्स्ट फिगर में कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्राइंगल इज शेडेड। जो ये शेडेड पार्ट है, ये ट्राइंगल का कितना फ्रैक्शन है जो शेड है, ये बताना है। तो अगर हम इस फिगर को एक बार यहां पर ड्रॉ कर लें तो मेरे पास कुछ ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है ना, और यहां पर ये इतना पार्ट मेरे पास शेडेड दे रखा है, ये वाला पार्ट जो है वो मेरा शेडेड है। इसको नाम दे देते हैं क्योंकि यहां पर इन्होंने नाम नहीं दे रखा। इन्होंने एक चीज बता रखी है कि जो ये वाली 2 लाइंस है यहाँ पर ये मेरी इक्वली डिवाइडेड है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 ये नोटेशंस बने हुए हैं और यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, ये इक्वल है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि फिगर में देखने से इक्वल नहीं लग रहा, पर वो इक्वल उन्होंने दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर को नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ नाम दे दिया A, B और D। ठीक है, या फिर आप इसको C नाम दे दो और D नाम आप इसको देना। ये मैंने नाम दे दिया D, इसको नाम दे दिया मैंने E और इसको नाम दे दिया F। यहां पर मैंने क्या किया, खुद से कंस्ट्रक्शन कर ली। मैंने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये वाला। या फिर आप ऐसा करो, एक सेकेंड, आप अपनी फिगर दोबारा, अच्छा
फिगर में हमने क्या गलती की है, ये वाली जो लाइन है ना, इसको यहां से इरेज करो। ये वाली लाइन इस बी पॉइंट पे ही मिली हुई है, ऐसे है ये फिगर। ठीक है, अब आप अपने कंस्ट्रक्शन कर लो। यहां पर कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, बी और ई को जोड़ दिया। ये पिंक पेन वाली मैंने कंस्ट्रक्शन की है। तो आप देख रहे हो जो आपका शेडेड पोर्शन था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो ट्रायंगल्स बन गए हैं उसमें। एक बी डी ई बन गया है आपके पास, और एक आपके पास बन गया है बी ई एफ। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर ये वाला जो आपको नोटेशन दे रखा है, ये और ये, इसका मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो हम यहां लिख देते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और जब डी ए बी का मिड पॉइंट है तो मैं कह सकती हूँ कि डी ई जो है वो मीडियन होगी ट्राइंगल ए बी सी की। डी ई इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और मीडियन जो है वो एक ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पर अगर आप अपना ट्राइंगल देखो, ये वाला इतना, तो डी ई ए बी ई ई है यहाँ। ठीक है, तो ये डी ई इसका मीडियन है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। कौन कौन से ट्राइंगल का, ए, मैं ट्राइंगल 1 लिख देती हूँ, यहाँ ट्राइंगल 2 लिख देती हूँ। ठीक है, ए डी ई का, और कौन सा, बी डी ई का, क्योंकि डी ई जो है वो इनका मीडियन है इनकी, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई के। इसे अपनी इक्वेशन 1 मान लो। रीजन आप लिख सकते हो, मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से अगर आप अपना ये वाला ट्राइंगल देखो, बी सी ई जो नीचे बन रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो एफ जो है वो इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट हो गया, इस वाली लाइन का। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं सिमिलरली एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ई सी। और जब ये इसका मिड पॉइंट है तो बी एफ जो है वो मेरी मीडियन हो जाएगी। तो बी एफ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, इस पूरे ट्राइंगल का। और जब मीडियन है तो फिर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 के बराबर आ जाएगा, तो वही यहां लिख दिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब आप देख लो आपका जो ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल था, एबीसी वाला ट्राइंगल, वो 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है। आप ऊपर ना कंस्ट्रक्शन जरूर लिख देना, जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं था, तो आप लिख देना कि ज्वाइन बी टू ई। ठीक है, नाउ ये पूरा बड़ा ट्राइंगल 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ है, ए बी सी वाला, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4। तो आप यहां लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो 4 पार्ट्स में बट गया। कौन कौन से, एक एरिया आ गया ए डी ई, फर्स्ट वाला जो था। सेकंड वाला एरिया मेरे पास बी डी ई। थर्ड वाले का एरिया था मेरे पास बी ई एफ। और एक था मेरे पास एरिया बी एफ सी या बी सी एफ। ये वाला तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐसे ही रहने दिया यहां पर। अब आपको देखो शेडेड पार्ट निकालना है। शेडेड पार्ट आपका ये वाला था, अगर मैं इसको यहां पर इससे शेड कर दूं एक बारी, ये मतलब 2 और 3 वाला चाहिए आपको। तो 2 का नाम है बी डी ई और 3 का नाम है बी ई एफ, यही चाहिए। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे,
ADE, इस ADE की जगह मैं BDE लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इक्वेशन 1 में प्रूव करके आई थी कि ये दोनों का एरिया इक्वल था। इसको मैंने BDE रहने दिया क्योंकि मुझे ये चाहिए, शेडेड पार्ट यही है। उसी तरीके से मुझे BEF चाहिए, तो इसको तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। और इक्वेशन 2 में प्रूव किया, ये रही वो इक्वेशन, कि BCF का एरिया जो है वो BEF के बराबर ही है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया साथ के साथ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमने इसे कैसे किया है। अब हम इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE प्लस 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF। ये लिख सकते हैं, दोनों को प्लस कर दिया। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE आ गया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF आ गया। और यहां पर ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसी है। यहां तक क्लियर हो गया? अब BDE और BEF अगर आप इनको जोड़ते हो 2 और 3 को, तो ये पूरा शेडेड वाला एरिया आ जाएगा। क्या नाम है इस शेडेड वाले एरिया का? BDEF, यही आ जाएगा पूरा। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस 2 को इधर ले आई तो हाफ हो गया। यहाँ पर आ गया एरिया, किसका एरिया आ गया मेरे पास? BDEF का। और यही शेडेड पोर्शन था, इसका मतलब वो पूरे ट्राइंगल का हाफ शेड है। तो देयरफॉर शेडेड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू हाफ। पूरे ट्राइंगल का वो आधा शेड है, ये रहा। क्लियर हो गया? ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहां पर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड। स्क्वायर का कितना फ्रैक्शन शेड है, मतलब ये जो बड़े वाला है ये स्क्वायर है, इसका कितना फ्रैक्शन शेड है, ये आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस फिगर को एक बार यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इससे पूरा ज्वाइन है। क्लियर? ऐसे यहां से एक पूरी लाइन ज्वाइन है ये, और एक यहां से ज्वाइन है। तो ये आपके पास शेडेड पार्ट है, ये वाला। आपको ये बताना है ये कितना फ्रैक्शन शेड है, ये आपको यहां पर बताना है। साथ के साथ आपको क्या दे रखा है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। क्लियर है यहां तक? देखो अब हम इसको करेंगे कैसे। यहां पर सबसे पहली बात, जो ये बीच में आपके पास शेडेड वाला पोर्शन बना है, ये भी एक स्क्वायर होगा, क्योंकि ये बड़े वाला स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी वर्टिसेस से यहाँ पर ये लाइंस डाली गई हैं, तो जो ये वाली लाइन है ये इस वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो फिगर बनी हुई है, तो वो चारों साइड उसकी इक्वल होगी, क्योंकि उन पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, उनका गैप इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये शेडेड पोर्शन है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, वो क्या करनी है, जो भी इसके कॉर्नर्स हैं, इससे आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइंस को ड्रॉ करके एक ग्रिड बना लो। कैसे ड्रॉ करोगे? अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को लेती हूँ, तो यहां से मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और एक स्ट्रेट लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ कर दी, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। सिमिलरली अगर मैं ये वाला वर्टेक्स लेती हूँ, तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। एक हॉरिजॉन्टल बनानी है, एक वर्टिकल बनानी है। अगर मैं ये वाला वर्टेक्स लेती हूँ, तो एक लाइन यहां पर बन गई और एक लाइन यहां पर बन गई। ये वाला वर्टेक्स लेती हूँ, तो एक लाइन यहां पर बन गई और एक लाइन यहां पर बन गई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्रिड बन गया 5x5 का। कैसे? कितनी रो है इसमें, देखो एक रो ये रही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th, 5 रो है, कॉलम देख लो 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो 5x5 का एक ग्रिड बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरा 3 वाले में गैप ज़्यादा है क्योंकि जो ये फिगर है मैंने प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप प्रॉपर फिगर बनाओगे पेंसिल और स्केल की हेल्प से तो आपका ये प्रॉपर एक ग्रिड बनेगा 5x5 का। क्लियर है? तो सबसे पहले वही चीज़ यहाँ लिख लो आप। तो जो मैंने किया वो मैंने यहाँ लिख दिया, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स थ्रू ईच कॉर्नर ऑफ द शेडेड स्क्वायर। जो भी आपका शेडेड स्क्वायर है उसके हर एक कॉर्नर से आपने क्या किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। ठीक है, पैरेलल टू द साइड्स ऑफ लार्ज स्क्वायर। कैसे? ध्यान से यहां पर देखो, जब आपने ये वाली लाइन बनाई थी तो ये इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, ये वाली लाइन भी इस वाली लाइन के पैरेलल है, स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स जो है वो पैरेलल होती है, वैसे भी इक्वल होती है। तो ये सारी जो है अगर आप रो देखो तो ऐसे पैरेलल है, और अगर आप कॉलम देखो तो ऐसे इस वाली लाइन के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो वी विल गेट, हमें क्या मिला, एक 5x5 का ग्रिड मिल गया, 5 × 5 ग्रिड। इस ग्रिड के अंदर टोटल अगर आप देखो तो 25 स्क्वायर्स हैं। अब इस ग्रिड के अंदर की बात कर रही हूं मैं, टोटल आपके पास कितने हैं, 25 स्क्वायर्स हैं। 5 रो है, 5 कॉलम है, तो 25 स्क्वायर ही तो होंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन 5x5 ग्रिड कितने स्क्वायर्स होंगे, 25 स्मॉल स्क्वायर्स होंगे। तो एक बड़े स्क्वायर के अंदर 25 छोटे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब आप जो आपका शेडेड पोर्शन है जरा उस पे आ जाओ। तो ये रहा आपका शेडेड वाला, मैं इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये है, इसके अंदर कितने स्क्वायर बन रहे हैं मुझको ये देखना है। तो देख, एक स्क्वायर को तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये बन रहा है। ये मत सोचना कि ये रेक्टेंगल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैंने ये प्रॉपर पेंसिल स्केल से नहीं बनाया हुआ, इसलिए 2 और 4 के बीच में जो ग्रिड 3 आई है उसमें इतना गैप आ गया। बट अगर आप इक्वली बनाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर जैसे ग्रिड बनता है वैसे ही बनेगा। तो एक स्क्वायर तो ये रहा। बाकी अगर आप देखो तो ये वाला और ये वाला मिला के एक स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, ये दोनों पोर्शन मिला के एक स्क्वायर बनेंगे, ये दोनों पोर्शन के एक बन जाएंगे और इन दोनों को एक। तो टोटल इसके अंदर हमारे पास 5 स्क्वायर्स हैं जो कि क्लियरली नहीं दिख रहे क्योंकि वो प्रॉपर ग्रिड्स पे नहीं बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर का आधा पोर्शन यहाँ पर है, तो उसका आधा पोर्शन यहाँ पर बन जाएगा या फिर यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको इस फिगर में यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दूँ, जो ये आपकी फिगर थी, ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना अब इक्वल इक्वल थोड़े से। ठीक है, और इसकी वाली लाइन ये अब सही है। अब आप अपना ग्रिड यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो ये वाला स्क्वायर तो पूरा मिल रहा है, आपको मिल रहा है। इन दोनों को बना के आप एक स्क्वायर बना सकते हो, 2 हो जाएंगे। इन दोनों को मिला के एक स्क्वायर बना सकते हो, 3 हो जाएंगे। इन दोनों को मिला के एक 4 और इन दोनों को मिला के एक 5। तो जो शेडेड वाला पोर्शन है उसके अंदर टोटल आपके पास 5 स्क्वायर्स है। अब क्लियरली समझ में आ गया कि वो 5 स्क्वायर्स कैसे निकाले। तो वो एग्जैक्टली ग्रिड पे नहीं है, बट इट कवर द सेम एरिया एज 5 स्मॉल स्क्वायर ग्रिड्स जो कवर करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं उसको, इन शेडेड पोर्शन 5 स्मॉल स्क्वायर्स कवर्ड। 5 स्मॉल स्क्वायर उसके अंदर कवर्ड है। तो एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर कितना आ गया,
वो है 5 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है। और एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर कितना आ गया, टोटल कितने थे 25 स्क्वायर थे, तो 25 स्मॉल स्क्वायर्स, बड़े स्क्वायर के अंदर टोटल 25 स्क्वायर है और शेडेड वाले में टोटल 5 है। तो फ्रैक्शन निकाल सकते हो अब आप यहां पर। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना आ गया आपके पास, जो भी शेडेड एरिया है डिवाइडेड बाय जो टोटल एरिया है, ऐसे ही निकालते हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट करके आए हैं। शेडेड एरिया में 5 स्क्वायर है, टोटल में 25 है, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 1/5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकल गया 1/5। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 16 आपका। दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है, दोनों में आपको सिर्फ शेडेड फ्रैक्शन बताना था। एक में ट्राइंगल था और एक में आपके पास क्या था, स्क्वायर था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास अब यहाँ पर। इसमें आपको क्या कह रहा है, देखो इसमें दो फिगर दे रखी है, दोनों के आंसर आपको करने हैं इसी क्वेश्चन में। ये दोनों फिगर 6.45 में कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल। अब फिगर 6.46 में कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल। दोनों में सेम ही चीज पूछ रहा है, लेकिन दोनों में फिगर थोड़ा सा अलग है। क्यों, फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में 3 सर्कल है और सेकेंड वाले में 4 सर्कल है। पहले फर्स्ट वाली फिगर सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि फिगर 6.45 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्कल दे रखे हैं, तो मैं इसके रेडियस को r मान लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू r। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये इसकी यहाँ पर ये इसकी रेडियस है, तो ये पूरा मिला के r प्लस r 2r हो जाएगा डायमीटर, ये भी 2r हो जाएगा और ये भी 2r हो जाएगा, ठीक है ना। और तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ आ गई वो आ गई 6r, तीनों को प्लस करके। और अगर मैं इसकी ब्रेथ की बात करूं तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, वो 2r आएगी, क्योंकि आप डायमीटर को ऐसे भी तो बना सकते हो, तो ये भी तो 2r ही है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गई यहाँ पर, तो वो चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। देन द रेक्टेंगल हैज अ लेंथ of 6r and breadth of 2r। तो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू में B, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ आपने दोनों निकाल ली, 6r मल्टीप्लाई 2r, तो 12r स्क्वायर आ गया। आप एरिया ऑफ वन सर्कल भी निकाल सकते हो, तो एरिया ऑफ वन सर्कल कितना होगा, पाई r स्क्वायर, और r की जगह r ही रहेगा। टोटल इसमें आपके पास 3 सर्कल है, तो एरिया ऑफ 3 सर्कल कितना आ जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लिया और सर्कल का भी एरिया निकाल लिया। आपको बताना था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल, तो बस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकल जाएगा आपका। तो जो सर्कल का एरिया है, क्योंकि वो कवर्ड कर रहा है इसलिए उसे ऊपर लिखेंगे, और जो बड़ा रेक्टेंगल का एरिया है जो कि 12r स्क्वायर है उसको नीचे लिखेंगे। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 3 से 12 कट गया, तो 1/4 पाई। तो इतना पोर्शन है जो इस सर्कल ने रेक्टेंगल का ले रखा है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही तरीके से करेंगे। इसकी रेडियस को भी मैंने r माना है यहाँ पर, तो ये वाला जो है ये पूरा r और r 2r हो गया, ये भी 2r हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास 2r हो जाएगा और यहाँ पर भी। तो इसकी लेंथ हो जाएगी अब 8r, और जो ब्रेथ है वो 2r ही रहेगी, लेंथ चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ एक सर्कल इंक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ इन फिगर 6.46, तो दोबारा इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट
रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू में आर, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू में 8r एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू में 2r। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा L इंटू बी की हेल्प से, तो वो हो जाएगा 8r इंटू में 2r, तो 8 2 जा 16, तो 16r स्क्वायर। उसी तरीके से एरिया ऑफ वन सर्कल निकल जाएगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल कैसे निकालेंगे, वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फ्रैक्शन निकालना था जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, सर्कल का एरिया हमने ऊपर रख लिया और रेक्टेंगल का नीचे, आर से आर कट गया, 4 से ये कट गया, तो 1/4 पाई आपका आंसर आ गया। सेम ही आया, कोई चेंज नहीं आया, दोनों में सेम पार्ट सेम पोर्शन कवर कर रखा है। क्लियर हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर 18 है। अब हमारे पास यहाँ पर इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यूज द अबव टू मेक अ कंजेक्टर अबाउट द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल्स फिटेड इनटू अ रेक्टेंगल इन अ मैनर शोन। टेस्ट योर कंजेक्टर फॉर पर्टिकुलर केसेस 10 सर्कल, 20 सर्कल, 50 सर्कल्स, देन प्रूव योर कंजेक्टर। आपसे क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 17 आपने किया, आपने देखा कि एक रेक्टेंगल के अंदर 3 सर्कल थे, फिर एक रेक्टेंगल के अंदर 4 सर्कल थे, ऐसे था। लेकिन जब आपने इनका एरिया निकाला कि कितना फ्रैक्शन कवर्ड है, रेक्टेंगल ने कितना फ्रैक्शन कवर कर रखा है, तो आपका आंसर π/4 ही आया। इस केस में भी π/4 आया, इसमें भी। तो अब आप चाहे इस रेक्टेंगल के अंदर 10 सर्कल लगा लो, चाहे 20, चाहे 50, कितने भी लगा लो, हमेशा जो एरिया आता है ना, वो जो फ्रैक्शन आता है कवर्ड वाला जो आता है, वो हमेशा π/4 आता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है, खुद से अपना आइडिया देना है, अपने व्यूज़ देने हैं, अपने ओपिनियन देने हैं कि क्या होगा। तो आप सिंपल सा इसके अंदर लिख सकते हो यहाँ पर, नो मैटर हाउ मैनी इक्वल सर्कल्स आर फिटेड साइड बाय साइड इनटू रेक्टेंगल। आप साइड बाय साइड से कितने भी सर्कल्स को फिट कर दो एक रेक्टेंगल के अंदर, वो मैटर नहीं करता है। जो फ्रैक्शन रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। द फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल कवर्ड बाय द सर्कल इज ऑलवेज π/4। वो हमेशा π/4 ही रहेगा, जिसमें पाई जो है, अगर आप 22/7 यूज करते हो, ठीक है, मान लो यहाँ पर अगर मैं पाई को यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई है ना ये, तो 22/7, इसको 2 से काट दिया, इसको 2 से काट दिया, तो 11/14 आ जाएगा। तो अब आपके पास चाहे 10 सर्कल हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, जो फ्रैक्शन कवर्ड करेंगे वो 11/14 या π/4 ही करेंगे, दोनों का मतलब सेम ही है। तो फॉर 10 सर्कल्स, मैं 10 सर्कल्स की बात करूं, या फिर मैं 20 सर्कल्स की बात करूं, या फिर मैं 50 सर्कल्स की बात करूं, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, जो फ्रैक्शन कवर्ड होगा वो हमेशा π/4 ही रहेगा। द फ्रैक्शन कवर्ड इज ऑलवेज π/4, दैट इज 11/14। क्लियर हो गया? पर आपको ये प्रॉपर प्रूफ करके भी दिखाना है, तो अब वो यहाँ पर हम करके इसको दिखा देते हैं। ये तो हमने अपना सिंपल सा एक ओपिनियन दे दिया था, तो चलो यहाँ लेट करते हैं, लेट देयर आर n सर्कल्स। मैंने मान लिए कि उस रेक्टेंगल के अंदर n सर्कल है और सबकी रेडियस r है।
ईच ऑफ रेडियस आर। तो फिर इसकी डायामीटर कैसे आएगी, क्योंकि मुझे डायामीटर चाहिए लेंथ के लिए, है ना। तो डायामीटर ऑफ ईच सर्कल 2r हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर अपनी फिगर में देखो तो ये आपके पास 2r हो गई, ये भी 2r है और ये भी 2r है पूरा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने आपके पास, n है। तो लेंथ आप निकाल सकते हो, ब्रेथ आपके पास आ गई 2r, ये चाहिए आपको, ये चाहिए ना, इतना इतना मतलब ये हो गया। तो ये तो मेरी 2r है क्योंकि ये डायामीटर है। लेकिन अगर मैं इन सबको करूं, यहाँ तो 3 सर्कल है, मैंने टोटल n सर्कल निकाले हैं, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2rn, क्योंकि टोटल n सर्कल है ना। जब 3 सर्कल थे तो आप 2r को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6r आ रही थी ना। यहाँ पर 2r को 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8r आ रही थी लेंथ। तो यहाँ 2r को n से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि n सर्कल है, तो 2rn आएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गया मेरे पास 2rn। ब्रेथ मेरे पास 2r ही रहेगी क्योंकि वो मेरी डायामीटर के बराबर है 2r। यहां से मैं अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकती हूँ। L इंटू बी होता है, तो 2rn इंटू में 2r हो जाएगा, तो 4r² हो गया, ठीक है। सर्कल का एरिया आप निकाल सकते हो, एरिया ऑफ n सर्कल्स। एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो n सर्कल का होगा तो n से इंटू करोगे तो πr²n हो गया। फ्रैक्शन कवर्ड कैसे निकालोगे, सर्कल का एरिया कवर्ड हो रहा है इतना, सर्कल का एरिया इतना है और पूरे रेक्टेंगल का एरिया ये है। तो देख लो r² से r² कट गया, n से n कट गया, फाइनली आपका आंसर π/4 ही आ गया। तो आपने n सर्कल लिए थे तब भी आंसर π/4 ही आ रहा है। तो नंबर ऑफ सर्कल से हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो उस चीज को हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इज ऑलवेज π/4 इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं है ये कि कितने सर्कल्स हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स। क्लियर हो गया। ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। इसमें आपको क्या कह रहा है, एक फिगर दे रखी है अगेन, इसमें आपको कह रहे हैं द फिगर शोज 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स फिटिंग टुगेदर टू मेक अ लार्ज रेक्टेंगल। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर जो ये फिगर है इसमें क्या है, आपके पास 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स हैं जो इस तरीके से फिट किए गए हैं कि एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया, जिसका एरिया आपको दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है आपको, पूरा बड़े रेक्टेंगल का। आपको पैरीमीटर निकालना है हर एक छोटे रेक्टेंगल का, और ये आइडेंटिकल है, मतलब सेम रेक्टेंगल्स हैं तो सबका पेरीमीटर सेम होगा। बस पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है, वो मिल जाए तो मैं निकाल सकती हूँ, है ना। अब वो मुझे यहाँ नहीं पता तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं इसको, आंसर नंबर 19 मैंने लेट कर लिया, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल, क्योंकि टोटल 9 है ना, तो हर एक के अलग अलग तो मानेंगे नहीं क्योंकि वो आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स हैं, तो एक ही मानेंगे, है ना। तो ईच ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल बी ए एंड बी, मतलब लेंथ ए मान ली मैंने, ब्रेथ बी मान ली, ठीक है। तो अगर मैं छोटे वाले एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो निकाल सकती हूँ। तो एरिया ऑफ वन स्मॉल रेक्टेंगल, तो वो हो जाएगा L इंटू बी, मतलब A इंटू बी, तो A भी आ गया। और टोटल 9 रेक्टेंगल है तो 9 का एरिया कितना आएगा, तो एरिया ऑफ 9 स्मॉल रेक्टेंगल
तो 9 इंटू ए बी, तो वो 9 AB आ जाएगा। और सारे छोटे रेक्टेंगल मिला के एक बड़ा रेक्टेंगल मिल रहा था ना, ये वाला, जिसका एरिया मुझे क्वेश्चन में 72 गिवन था। तो ये सारे छोटे रेक्टेंगल्स मिला के ही तो आया था। तो बस टोटल एरिया मैंने यहाँ से निकाल लिया, वो मुझे दे रखा था 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 9AB जो है वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से AB निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं A और B की वैल्यू किसी भी एक की निकाल लूँ और इसमें पुट कर दूँ, तो मेरी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे की इसमें पुट करूँगी तो B की आ जाएगी, अगर A की निकालती हूँ तो फिर मुझे A और B मिल जाएगा, तो मैं पेरीमीटर निकाल सकती हूँ। अब अगर आप अपनी फिगर से यहाँ पर देखो, तो जो ये टॉप रो है इसमें 4 रेक्टेंगल्स अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है, और जो बॉटम रो है इसमें 5 रेक्टेंगल्स अरेंज हुए हुए ना। तो जो टॉप रो में 4 रेक्टेंगल्स अरेंज हुए हैं, वो जो है वो आपके पास लेंथ वाइज हुए हैं, और जो नीचे है वो ब्रेथ वाइज अरेंज हुए हुए हैं। तो इसका मतलब जो लेंथ आपने मानी थी 4A, वो किसके बराबर होगा, इस 5B के, क्योंकि इसमें 5 रेक्टेंगल अरेंज हुए हुए हैं और इसमें 4 रेक्टेंगल अरेंज हुए हुए हैं, और सारे रेक्टेंगल्स आइडेंटिकल है ना। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम द फिगर, अगर हम अपनी फिगर से देखें तो हमारे पास 4A जो है वो 5B के बराबर है, क्योंकि टॉप वाले में आपके पास 4 रेक्टेंगल्स अरेंज हुए हुए हैं, प्लेस किए गए हैं लेंथ वाइज, और बॉटम वाले में 5 प्लेस किए गए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने क्यों लिखा है। टॉप रो हैज़ 4 रेक्टेंगल्स प्लेस्ड लेंथ वाइज एंड bottom row has 5 rectangles placed breadthwise। तो वो इक्वल हो गए। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, B की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगी 4A अपॉन में 5। इसको इक्वेशन 1 ले लो और यहाँ लिख दो पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 आपके पास है AB इज इक्वल्स टू में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो B की जगह 4A अपॉन 5 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4A स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 8। तो 4A स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8 इंटू 5। तो यहाँ से A स्क्वायर आ गया मेरे पास, 8 5 जा 40, और ये 4 इधर आ गया, तो A स्क्वायर 10 आ गया। तो A की वैल्यू निकल गई √10। तो इसका मतलब आपके पास जो लेंथ थी A वो आ गई √10। तो फिर आप ब्रेथ निकाल सकते हो, है ना। तो अभी आपने ब्रेथ निकाला था, वो था 4/5A। इसका मतलब 4/5A की जगह √10। तो ये आपके पास ब्रेथ आ गई, ये पूरी आ गई लेंथ और ये पूरी आ गई ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ निकल गया। अब आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। आपको क्या कह रहा था क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल। तो आप यहाँ लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B होता है। तो 2 मल्टीप्लाई L की जगह √10, B की जगह 4/5 √10, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, बेस को सेम कर लिया, तो ये हो गया 5 √10 प्लस 4 √10 अपॉन में 5। क्लियर हो गया। तो ये आ गया 2 इंटू में 9 √10 अपॉन में 5, जिसको आप लिख सकते हो 9 2 जा 18 अपॉन 5 √10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। √10 की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल इसको अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास यहाँ पर। आपसे इसमें कह रहे हैं शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड ब्लू ट्राइंगल एंड द शेडेड रेड ट्राइंगल आर इक्वल।
ब्लू और रेड ट्राइंगल का एरिया इक्वल प्रूव करना है। यहाँ लिखा है लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द अपोजिट साइड। जो ये दो लाइंस डली हैं ये अपोजिट साइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। नाउ आगे और क्या कह रहा है, फाइंड अ वे ऑफ कटिंग अप द ब्लू ट्राइंगल इनटू सम नंबर ऑफ पीसीज एंड रीअरेंज द पीसीज टू कवर द रेड ट्राइंगल। कह रहे ब्लू ट्राइंगल्स को कुछ ऐसे नंबर ऑफ पीसीज में कट करो ताकि आप उन्हें रीअरेंज कर सको उस रेड ट्राइंगल में। तो जब इनका एरिया इक्वल होगा तो आप किसी कैसे भी पीसीज में कट कर लो, आप उसे ईजिली अरेंज कर पाओगे। तो ये तो एक आपके पास एक्टिविटी हो गई है। हमको सिर्फ यहाँ शो करना है कि ब्लू ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। तो कैसे शो करेंगे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो लाइन वर्टेक्स से बनी हुई है वो सामने वाली लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। तो हम यहां लिख देते हैं इन द फिगर लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में दूसरी लाइन को डिवाइड कर रहा है ऑफ द अपोजिट साइड। दूसरी साइड को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब ट्राइसेक्शन में कह रहे हैं तो वो इक्वल होंगी, अपोजिट साइड जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो सो अपोजिट साइड इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो फिर आप ये कह सकते हो यहां पर, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, ठीक है, सी डी और ई, तो आप कह सकते हो कि बी डी डी ई और ई सी इक्वल है। तो बी डी इज इक्वल्स टू में डी ई इज इक्वल्स टू में ई सी है, कह सकते हो ना ये, क्योंकि वो ट्राइसेक्शन कर रही थी तो इक्वल पार्ट्स में उसको क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी। तो मैंने तीनों को इक्वल लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। साथ के साथ अगर आप ये देखो कि जो ये वाला आपका ब्लू ट्राइंगल है और जो रेड ट्राइंगल है, इनकी जो हाइट है वो इक्वल है क्योंकि वो कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बोथ रेड एंड ब्लू ट्राइंगल्स हैव सेम हाइट। इनकी हाइट सेम है। आप यहाँ पर एच ले लो, से एच मैंने ये लेट कर लिया खुद से। और क्यों सेम है, बिकॉज दे शेयर द सेम टॉप वर्टेक्स जो कि ए है, एंड देयर बेसिस, जो उनके बेस हैं वो एक ही लाइन पे लाई हो रहे हैं, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन पे है। तो इसलिए तो वो शेयर कर रहे हैं सेम वर्टेक्स को। तो उनकी हाइट जो है वो बराबर होगी। अब आप यहां पर निकाल सकते हो एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल। फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। हाइट तो एच ही रहेगी, और अगर मैं बेस की बात करूं तो वो बी डी है ब्लू का, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल निकाल सकते हो। तो वो भी मेरे पास हाफ बेस इंटू में हाइट होगा। हाइट तो सेम ही रहेगी, बेस हो जाएगा इसका ई सी इंटू में हाइट। और हमको पता है कि जो ई सी है वो बी डी के बराबर है। प्रूफ अबव आपने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो है वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई सी के। मतलब रेड वाले का एरिया ब्लू वाले के एरिया के बराबर हो गया। तो एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल बराबर हो गया एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल,
क्यों बराबर हो गया? क्योंकि उनका बेस भी सेम है और उनकी हाइट भी सेम है, इसलिए बराबर है। क्लियर? तो आज हम क्वेश्चन 20 तक ही करेंगे, कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।